बच्चों, मैं रंजीत वर्मा एक बार पुनः अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समाजशास्त्र प्रथम का तीसरा अध्याय जो कि था सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन का पार्ट 1 आपको पढ़ाया था और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेकर आया हूं। तो बच्चों, देखते हैं हम भारतीय जनजातियों में भाषाओं का प्रचलन, यानी जो भारतीय जनजातियां थीं उनमें कितने प्रकार की भाषाओं का प्रचलन था, या भारतीय जनजातियों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, आप कह सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें देखते हैं भारतीय जनजातियों में मुख्य रूप से 4 वर्गों की भाषाओं का प्रचलन था, यानी जो भारतीय जनजातियाँ थी उसमें मुख्य रूप से 4 वर्ग की भाषाओं का प्रचलन था, जिसे कहते हैं द्रविड़ भाषाई परिवार, यानी जो द्रविड़ भाषाई परिवार थे पहला। दूसरा है ऑस्ट्रो एशियाई परिवार, यानी ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार। और तीसरा है तिब्बती चीनी भाषाई परिवार, इसको तिब्बती बर्मन भाषाई परिवार भी कह सकते हैं। तिब्बती बर्मन भाषाई परिवार के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बती चीनी भाषाई परिवार। और चौथा है इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार, इसको इंडो ऑस्ट्रिच यूरोपीय परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? द्रविड़ भाषाई परिवार। दूसरा है ऑस्ट्रो एशियाई, यानी इंडो ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार इसको कहते हैं। तीसरा है बच्चों तिब्बती बर्मन या चीनी भाषाई परिवार, तिब्बत अर्थात चीन यानी चीनी भाषाई परिवार। और चौथा है इंडो ऑस्ट्रिच यूरोपीय भाषाई परिवार या इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार। तो भारतीय जनजातियों में भाषाओं का प्रचलन 4 वर्गों में किया गया है, जो आपके सामने निम्नवत लिखी हुई हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, तो इसको ध्यान से पढ़ें और अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें। अब देखिए, आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनता है कि नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या नातेदारी किसे कहते हैं, नातेदारी की परिभाषा क्या है, या व्याख्या कीजिए नातेदारी की। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट आंसर दिया है, बहुत ही शॉर्ट, आप समझ सकते हैं इससे। लिखा, नातेदारी की अवधारणा में रक्त संबंधों तथा वैवाहिक संबंधों का विशेष महत्व होता है। यानी जो नातेदारी की अवधारणा होती है, यानी नातेदारी कैसे बनती है आप कह सकते हैं। नातेदारी जिसको आप रिश्तेदारी कहते हैं, वो कैसे बनती है, उसमें कौन से संबंध स्थापित होते हैं। तो नातेदारी की अवधारणा में रक्त संबंध तथा वैवाहिक संबंधों का विशेष महत्व होता है। यानी जो नातेदारी हम स्थापित करते हैं या नातेदारी बनाते हैं, तो उसमें रक्त संबंधों का विशेष योगदान होता है। यानी जो नातेदार होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमसे रक्त से संबंधित होते हैं, यानी ये खून से संबंधित होते हैं, जैसे मामा, बुआ। तो इस प्रकार के जो नातेदार होते हैं वो हमसे रक्त से संबंधित होते हैं। तथा कुछ नातेदारियाँ जो होती हैं वो विवाह के द्वारा जोड़ी जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि नातेदारी की अवधारणा में रक्त संबंधों तथा वैवाहिक संबंधों का विशेष महत्व होता है। यानी एक व्यक्ति जब विवाह करता है तो वह किसी दूसरे परिवार की जो रक्त से संबंधित नहीं होती बहू घर लाता है, तो ऐसी स्थिति में वह नातेदारी विवाह से जुड़ी हुई होती है। नातेदार वे लोग होते हैं, यानी ये परिभाषा आपकी हो जाती है कि नातेदार वे लोग होते हैं जो रक्त अथवा वैवाहिक संबंधों से के द्वारा एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, नातेदार वे लोग होते हैं जो रक्त संबंधों द्वारा या वैवाहिक रूप से एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। अब ये शॉर्ट परिभाषा बच्चों याद रखेंगे। तो लावी के अनुसार, यानी इसके लिए एक समाजशास्त्री थे लावी ने कहा था कि नातेदारी वह संबंध है जो माता पिता एवं उनके बच्चे अथवा सहोदर के संबंधों के द्वारा वास्तव में अथवा अनुमानित रूप में ज्ञात किया जाता है। तो नातेदारी वह संबंध है जो माता पिता के द्वारा या उनके जो बच्चे होते हैं रक्त से संबंधित होते हैं, या सहोदर यानी विवाह करके जो अलग से संबंध स्थापित करके लाए जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो बनती हैं नातेदारी के द्वारा ही स्थापित होती हैं। यानी इससे से बनने वाले संबंधों को हम नातेदारी संबंध कहते हैं या नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा है तो दोबारा सुन लीजिए कि नातेदारी वह व्यवस्था होती है। नातेदारी की परिभाषा अगर आपको जाननी है तो आप कह सकते हैं कि नातेदारी वह व्यवस्था होती है
जिसमें कह सकते हैं वे लोग होते हैं या नातेदार वे लोग होते हैं जिसमें रक्त संबंधित यानी जो एक दूसरे से रक्त से संबंधित होते हैं या रक्त से जुड़े होते हैं, तथा कुछ नातेदारी विवाह की प्रक्रिया या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान भी स्थापित की जाती है। तो ऐसे संबंध को हम नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत क्या है। नहीं, परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर परिवार की उत्पत्ति किसके आधार पर होती है और मात्र सत्तात्मक, यानी मैंने इसको अपने पिछले वीडियो में बच्चों बताया आपको कि मात्र सत्तात्मक परिवार जो होता है वो परिवार होता है जिसमें सत्ता होती है माता के हाथ में। यानी जो परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला होती है तो वह जो परिवार की सत्ता होती है अर्थात परिवार की जो मुखिया होती है वह बुजुर्ग महिला ही होती है, और उसकी मृत्यु के बाद कि परिवार की किसी बड़ी महिला सदस्य को ही वह सत्ता हस्तांतरित हो जाती है। ठीक है, तो परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत क्या है। तो इसमें देखिए परिवार की उत्पत्ति के मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक विफ्राल्ट हैं। यानी परिवार की उत्पत्ति के जो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं विफ्राल्ट हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द मदर में, विफ्राल्ट की पुस्तक बच्चों कौन सी है, द मदर में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत के समर्थक टायलर व बैकोफेन भी हैं। यानी यह जो सिद्धांत है परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, इसके समर्थक टायलर व बैकोफेन भी हैं। अपनी पुस्तक में विवाह संबंधी विचारों का खंडन करते हुए, यानी विफ्राल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर में विवाह संबंधी विचारों का खंडन करते हुए वेस्टरमार्क ने लिखा है कि न केवल मानव परिवार का वरन पशु समाज का भी स्वरूप मात्र सत्तात्मक परिवार ही रहा है। यानी वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि न केवल मानव समाज का, यानी केवल जो मानव समाज में ही सत्ता नहीं पाई जाती वरन पशु समाज में भी पशु समाज का जो स्वरूप होता है वो भी मात्र सत्तात्मक परिवार के आधार पर ही रहा है। प्रारंभ में स्त्री पुरुष अपने पिता को नहीं जान पाते थे। यानी जो प्रारंभ काल था जीवन का तो उसमें, यानी जो पुराना समय था उसमें जो स्त्री और पुरुष होते थे वो अपने माता पिता को नहीं जान पाते थे। क्यों नहीं जान पाते थे? क्योंकि सत्ता जो होती थी वो माता के हाथ में निहित होती थी। तो जो परिवार का बड़ा सदस्य होता था वही परिवार का पालन पोषण करता था। तो प्रारंभ में स्त्री और पुरुष अपने माता पिता को नहीं जान पाते थे, माता से ही उनका संबंध रहता था। यानी अपने पिता को, सॉरी आप कह सकते हैं कि जो प्रारंभ में स्त्री पुरुष होते थे वे अपने पिता को नहीं जान पाते थे क्योंकि माता से ही उनका संबंध रहता था। यानी जो मात्र सत्तात्मक परिवार होता है तो उसमें माता से ही उनका संबंध रहता है, इसलिए वे अपने पिता को नहीं जान पाते थे क्योंकि सत्ता जो होती थी वो माता के हाथ में निहित होती थी। संपूर्ण कार्यभार जो होता था माता ही देखती थी, पिता का कोई अस्तित्व सब परिवार में नहीं रहता था। इसलिए बच्चे पिता को नहीं जान पाते थे और माता के साथ उनका संबंध स्थापित रहता था। माता ही परिवार की प्रमुख होती थी। यानी जो माता होती थी वो परिवार की प्रमुख होती थी। क्यों प्रमुख होती थी? क्योंकि सत्ता जो होती थी वो माता के हाथ में ही निहित होती थी। सभी जो संपूर्ण परिवार होता है बच्चों उसके ऊपर जो सत्ता, यानी जो परिवार की देखरेख करने वाला सबसे बुजुर्ग होता है वो महिला ही होती है। जो बुजुर्ग महिला होती थी वही महिला परिवार की मुखिया होती थी और सभी उसके कह सकते हैं जो सभी परिवार के सदस्य होते थे उसकी आज्ञा का पालन करते थे। इसलिए जो परिवार के पुरुष होते थे उनका कोई इस परिवार में विशेष योगदान नहीं रहता था, वो परिवार से पृथक ही जीवन यापन करते थे। इसलिए वहाँ पर जो महिला होती है, मात्र सत्तात्मक जो परिवार होता है उसमें महिला ही सत्ता की मालकिन होती है और उसका ही परिवार में प्रथम स्थान होता है। तो अब देखिए ये होता है उत्पत्ति के परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। यानी मात्र सत्तात्मक का बात केवल आप बच्चों मात्र सत्तात्मक का अर्थ समझ लीजिए, बस अपने आप सारा अर्थ निकलता हुआ चला जाएगा। तो मात्र सत्तात्मक का अर्थ होता है कि बच्चों जिस परिवार में सत्ता माता के हाथों में निहित होती है, या आप कह सकते हैं कि परिवार जो होता है उसकी मुखिया जो माता होती है और माता की मृत्यु के बाद जब वह सत्ता परिवार की किसी बड़ी महिला सदस्य को दे दी जाती है तो ऐसे परिवार को हम मात्र सत्तात्मक परिवार कहते हैं। तो इसमें क्या होता है मात्र सत्तात्मक में, इसमें जब विवाह होता है तो पुरुष जो होता है यानी जिस अपनी लड़की का विवाह इसमें करते हैं मात्र सत्तात्मक परिवार के सदस्य, तो जो उसका वर होता है वो माता के ही घर में आकर जीवन यापन करता है। यानी कह सकते हैं घर जमाई बनकर वह जीवन यापन करता है।
तो ऐसे परिवार मात्र सत्तात्मक परिवार कहलाते हैं, जिसमें सत्ता माता के हाथ में निहित होती है और विवाह उपरांत जो वर होता है वो वधू के घर में ही जीवन यापन करता है, यानी निवास करता है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, और ढंग से समझने का इसे प्रयास करिए, तथा एक बार पुनः बता दे रहे हैं कि अब कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम और अधिक अच्छा बनाने का प्रयास कर सकें। तो देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं। मातृवंशी एवं पितृवंशी समाज में अंतर क्या है, यानी मातृवंशी समाज और पितृवंशी समाज में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मातृवंशी समाज और दूसरा है पितृवंशी समाज। तो मातृवंशी अभी मैंने आपको बताया कि वंश माता के नाम पर होता है, यानी जो परिवार का वंश चलता है वो माता के नाम के आधार पर ही चलता है। और पितृवंशी में क्या होता है, जो वंश होता है वो पिता के नाम पर चलता है, समझ गए। फिर ये मात्र स्थानीय होते हैं। अभी मैंने बताया कि विवाह उपरांत जो वर होता है वो वधू के घर में ही जीवन यापन नहीं अपनी ससुराल में रहकर जीवन यापन करता है। तो ये मात्र स्थानीय होते हैं, यानी विवाह के उपरांत जो वर होता है वो माता के घर में ही, यानी अपनी वधू के घर में या अपनी पत्नी के घर में ही रहकर जीवन यापन करता है। और ये पितृवंशी परिवार होते हैं। पितृवंशी यानी इसमें विवाह उपरांत वधु जो होती है वर के घर में जाकर जीवन यापन करती है, निवास करती है। फिर संपत्ति पुत्रियों अथवा भांजों को प्राप्त होती है, यानी जो मातृवंशी परिवार होते हैं इसमें जो परिवार की संपत्ति होती है वो माता की मृत्यु के बाद पुत्रियों को अथवा उसके भांजों को, यानी पुत्रियों को या पुत्रियों के लड़के अर्थात भांजों को ही प्राप्त होती है। और इसमें पुत्रों तथा पौत्रों का अधिकार होता है। जो पितृवंशी परिवार होते हैं उसमें पिता के पुत्र को और उसके पोतों को, अर्थात कह सकते हैं यानी पुत्र के पुत्र अर्थात पोतों को ही उसका अधिकार पितृवंशी परिवार में संपत्ति का अधिकार उसके पुत्र को होता है। फिर परिवार की देखभाल भाई करता है, यानी इसमें जो मातृवंशी परिवार होता है इसमें परिवार की देखभाल जो होता है वो भाई करता है। और इसमें परिवार ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें परिवार की देखभाल जो होते हैं पितृवंशी में वो सभी करते रहते हैं, यानी सबका समान अधिकार होता है। फिर लड़का पिता की अपेक्षा मामा से अधिक निकट होता है, यानी जो मातृवंशी परिवार होता है इसमें जो परिवार का लड़का होता है वो पिता की अपेक्षा, क्योंकि पिता का कोई अस्तित्व नहीं होता है इसलिए पिता की अपेक्षा मामा के अधिक निकट होता है। और जो पितृवंशी परिवार होता है इसमें लड़का पिता की अपेक्षा मामा के पास नहीं रहता है, यानी जो इसमें लड़का जो होता है पिता मामा की अपेक्षा यहाँ पर कह सकते हैं आप मामा की अपेक्षा पिता के पास अधिक रहता है, क्योंकि इसमें जो परिवार का मुखिया होता है वो पिता होता है, इसलिए यहाँ पर मामा की अपेक्षा पिता के पास होता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे बच्चों बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें, तथा एक बार पुनः बता दे रहे हैं यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके अगले इस पार्ट का अगला चैप्टर जो पार्ट 3 है वो अपने वीडियो के माध्यम से आपके पास लाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की भूमिका है, यानी जाति व्यवस्था का पृथक्करण किस आधार पर हुआ है। तो जाति व्यवस्था का सैद्धांतिक दृष्टि से 2 रूपों में समझा जा सकता है, यानी जाति व्यवस्था को सैद्धांतिक दृष्टि से 2 रूपों में समझा जा सकता है। पहला विभिन्नता, अलगाव एवं पृथक्करण पर आधारित, तथा दूसरा अधिक्रम यानी संस्तरण पर आधारित होता है। तो पहले दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक जाति दूसरी जाति से भिन्न होती है, यानी पहला चरण है जिसमें पहले दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक जाति दूसरी जाति से भिन्न होती है और यह अन्य जातियों से कठोरतापूर्वक अलग होती है, यानी जो प्रथम जातियां होती हैं कह सकते हो उच्च जातियां, वे निम्न जातियों से अलग होती हैं और अन्य जातियों से कठोरतापूर्वक ये अलग होती हैं। इसलिए जातियों के मिश्रित होने की संभावना कम होती है, यानी इसमें जो जातियां होती हैं इसमें मिश्रित होने की संभावना कम होती है। विवाह, खान पान एवं सामाजिक सहभागिता को लेकर व्यवसाय तक के नियम प्रत्येक जातियों के लिए अलग अलग होते हैं, यानी जो जातियां होती हैं सबके विवाह के तरीके, खान पान के तरीके एवं सामाजिक सहभागिता से लेकर व्यवसाय तक के नियम भी प्रत्येक जातियों के अलग अलग होते हैं, यानी जो भी जितनी भी जातियां होती हैं उनके व्यवसाय जो होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, रहन सहन अलग अलग होता है, विवाह की प्रक्रिया अलग अलग होती है, समस्त क्रियाकलाप जो होते हैं सभी जातियों के अलग अलग होते हैं। तो ये और दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक जाति का अपना कोई पृथक व्यक्तित्व या व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है, यानी दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक जाति का अपना कोई पृथक व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्येक जाति बड़ी निष्ठा से अपना अस्तित्व बनाए रखती है, यानी प्रत्येक जो जाति होती है वो बड़ी निष्ठा के साथ अपना अस्तित्व बनाए रखती है। प्रत्येक जाति का समाज में
सोपान क्रम की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान होता है। सैद्धांतिक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति की जाति एक ही होती है और प्रत्येक जाति का अधिक्रम निर्धारित रहता है। सभी जातियों में अधिक्रमित व्यवस्था पवित्रता एवं अपवित्रता पर आधारित होती है। तो इसमें कह सकते हैं कि जो सभी जातियाँ होती हैं, सबका जो स्थान होता है, सभी का स्थान अपनी अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक जाति के तौर तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और सभी अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हैं। अब देखिए, उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था की दो मुख्य विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। यानी उपयुक्त जो विवेचन है इससे यह स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था की दो मुख्य विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। प्रथम विशेषता क्या है कि जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति अन्य जातियों से बिल्कुल भिन्न होती है। यानी जाति व्यवस्था में जो प्रत्येक जाति अन्य जातियों से बिल्कुल अलग होती है। तथा दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक जाति का संपूर्ण जाति व्यवस्था में स्थान निर्धारित होता है। यानी जो जातियाँ होती हैं, प्रत्येक जाति का संपूर्ण जाति व्यवस्था में सबका स्थान जो होता है वो अलग अलग निर्धारित होता है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जितनी भी चारों जातियाँ होती हैं, सबका जो अधिकार होता है या सबका स्थान होता है वो समाज में अलग अलग होता है। तो बच्चों, अब आगे हम देखते हैं भारतीय जाति व्यवस्था के गुण और दोष। तो देखते हैं सबसे पहले भारतीय जाति व्यवस्था के गुण कौन कौन से हैं। तो भारतीय जाति व्यवस्था के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समाज में स्थिरता। यानी जो जाति या भारतीय जाति व्यवस्था है उसका समाज में एक विशेष महत्व होता है और वो समाज में उसको स्थिरता प्राप्त होती है, क्योंकि संपूर्ण जातियाँ आपस में क्रमबद्ध होकर के समाज में जीवन यापन करती हैं। इसलिए जो भारतीय जाति व्यवस्था के गुण होते हैं तो इसमें समाज में प्रत्येक जाति की स्थिरता बनी रहती है। किसी को भी बाहर नहीं, जाति व्यवस्था से बाहर नहीं किया जा सकता है, समाज से पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर सामाजिक सुरक्षा, यानी जो भारतीय जाति व्यवस्था है उसमें सभी जातियाँ जीवन यापन करती हैं लेकिन सभी आपस में समान होती है, इसलिए उनके समाज में सुरक्षा, प्रत्येक जाति की समाज में सुरक्षा बनी रहती है। फिर रक्त की शुद्धता। रक्त की शुद्धता का तात्पर्य होता है बच्चों की प्रत्येक जाति की जो प्रक्रियाएं होती हैं या कार्य होता है, जैसे विवाह संबंधी कार्य, वो सब एक ही यानी रक्त से संबंधित होते हैं या एक ही जाति में संबंधित होते हैं। जैसे जो निम्न वर्ण का सदस्य होता है अपना विवाह निम्न वर्ण के सदस्यों के यहाँ करता है और उच्च वर्ण का उच्च वर्ण के यानी अपनी जाति में विवाह करते हैं, जिससे उनके रक्त की शुद्धता बनी रहती है। फिर अगला है व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि। अब व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि जो जातियाँ होती हैं पहले से वो अपने व्यवसाय में निपुण होती हैं, उनको अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो धीरे धीरे अपने व्यवसाय में और निपुण होते चले जाते हैं। फिर व्यावसायिक संघर्ष की समाप्ति। और जो व्यावसायिक संघर्ष की समाप्ति क्यों हो जाती है बच्चों? क्योंकि जो समाज में आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर व्यावसायिक संघर्ष बहुत बढ़ता चला जा रहा है। सभी जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के व्यवसाय पर हावी होते चले जाते हैं। किंतु भारतीय जो जाति व्यवस्था है उसमें व्यावसायिक संघर्ष की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि सभी जातियाँ अपना अपना कार्य करने के लिए, यानी जो कह सकते हैं निम्न वर्ग के लोग हैं वो अपने कार्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व मानते हैं और जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो अपने कार्य को अपना उत्तरदायित्व मानकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए उनके बीच संघर्ष, व्यावसायिक संघर्ष समाप्त हो जाता है। फिर परस्पर प्रेम की भावना का विकास, यानी जो निम्न जो जातियाँ होती हैं समाज में वो सभी एक दूसरे से परस्पर प्रेम की भावना बनाए रखती हैं। तो भारतीय जाति व्यवस्था के गुण बच्चों कौन कौन से हैं? समाज में स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा, रक्त की शुद्धता, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि, व्यावसायिक संघर्ष की समाप्ति, परस्पर प्रेम की भावना का विकास। ये हमारे भारतीय जाति व्यवस्था के गुण। अब बच्चों देख लेते हैं हम भारतीय जाति व्यवस्था के दोष कौन कौन से हैं। तो भारतीय जाति व्यवस्था के दोष निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय एकता में बाधक। अब देखिए, जाति व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में बाधक क्यों? क्योंकि सभी जातियाँ जो होती हैं वो अपने अपनी जाति को एक विशेष महत्व देती हैं, अपने जातियों को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं, जिससे समाज में सभी जातियों का आपस में सामंजस्य नहीं बन पाता, जो राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? नहीं। इसीलिए यह जो जाति व्यवस्था है राष्ट्रीय एकता में बाधक है। सभी अपने को ऊंचा सिद्ध करने में लगे हुए हैं, इसलिए जो भारतीय जाति व्यवस्था वह एक दूसरे राष्ट्रीय एकता में बाधक है। दूसरी, सामाजिक विघटन। अब सामाजिक विघटन क्या है? जो भारतीय जाति व्यवस्था है तो उसके अंतर्गत जहाँ उच्च वर्ण के लोग ज़्यादा निवास करते हैं
या उनकी संख्या अधिक होती है और निम्न वर्ण के लोग कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, तो वो अपने जो उच्च वर्ण के लोग जहाँ अधिक बस्ती में होते हैं, जहाँ एक दो घर निम्न वर्ण के होते हैं, तो उसे दबाकर उसे भगाने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे सामाजिक विघटन होता रहता है। यानी जो कह सकते हैं आप शूद्र होते हैं, यदि वह उच्च वर्ण की श्रेणी में जाकर अपना जीवन यापन करने के लिए एक आध घर रहता है, तो उसे वो बाहर बहिष्कृत करने का प्रयास करते रहते हैं, जिसके कारण समाज में विघटन, इन जातियों का विघटन होता रहता है। फिर आर्थिक प्रगति में बाधक। अब आर्थिक प्रगति में बाधक क्यों होती है? क्योंकि जाति व्यवस्था, क्योंकि जाति आर्थिक प्रगति में बाधक का एक मुख्य कारण है कि जो जनजातियाँ होती हैं, जो जाति हैं, कह सकते चाहे उच्च जो वर्ण की जाति हो या निम्न वर्ण की जाति हो, तो सभी अपने व्यवसाय को लेकर ही चलती हैं। यानी जो उच्च वर्ण की जाति है वो अच्छे अच्छे कार्यों को करती है, और निम्न वर्ण की जो जातियाँ हैं तो शिक्षा के अभाव में यानी रोजगार के अभाव में अपना ही कार्य करती रहती हैं, जिससे उनकी आर्थिक प्रगति में बाधा आती रहती है। फिर प्रतिभा का दुरुपयोग, यानी जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो निम्न वर्ण जातियाँ हैं तो उनके अंदर प्रतिभा तो कूट कूट के भरी रहती है, किंतु वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी प्रतिभा का दुरुपयोग होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज में ऊपर उठने का कोई, कह सकते हैं, प्रोत्साहन नहीं मिलता है। समाज में ऊपर उठने का कोई उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिससे वो ऊपर उठकर अपने हुनर को नहीं दिखा सकते, इसलिए उनकी प्रतिभा का दुरुपयोग होता रहता है। फिर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन, यानी जब निम्न उच्च वर्ण की जो जातियाँ जहाँ जहाँ अधिक होती हैं, तो वहाँ पर जो निम्न वर्ण की जातियाँ होती हैं उन्हें दबाकर या जबरन उनको प्रताड़ित करके उनका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। फिर अस्पृश्यता की भावना, यानी अस्पृश्यता की भावना का अर्थ होता है छुआछूत की भावना का विकास। यानी जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये भी है कि जहाँ पर उच्च वर्णों की संख्या अधिक होती है और निम्न वर्णों की संख्या कम होती है, तो वहाँ पर लोग इस समाज में, संपूर्ण समाज में कह सकते हैं, वहाँ इसी स्थान पर नहीं संपूर्ण समाज में जातियों के बीच छुआछूत की भावना का विकास अभी भी प्रबल सीमा पर चल रहा है। इसलिए यह जो अस्पृश्यता की भावना है वह जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है। तो बच्चों, ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और इसको देखने के बाद, यह वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट्स के ज़रिए यह ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम इसके आगे पार्ट 3 का वीडियो भी आपके लिए अच्छे ढंग से बना सकें। धन्यवाद।